हेलो स्टूडेंट, आप सभी का HLV डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। केमिस्ट्री का नया वीडियो है जो भी बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, जिसका पहला क्वेश्चन है, सिडबी के प्रभावी प्रमाण क्रमांक नियम की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। या अथवा करके इसी पूछा गया है, प्रभावी प्रमाण क्रमांक क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए, प्रभावी प्रमाण क्रमांक क्या होता है? प्रभावी प्रमाण क्रमांक, प्रभावी प्रमाण क्रमांक देखिए, संकुल यौगिकों के अस्थायित्व की व्याख्या करने के लिए, संकुल यौगिकों के अस्थायित्व की व्याख्या करने के लिए सिडविक ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके अनुसार लिगेंड्सों द्वारा बनाए गए उपसहसंयोजी बंधों की संख्या, लिगेंडों द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु, ये छूट गया, लिगेंडों द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, लिगेंडों द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर बनाए गए उपसह संयोजी बंधों की संख्या से केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित धातु परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रभावी प्रमाण क्रमांक कहलाती है। प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाती है। यह संख्या लगभग
गैस तत्वों के समान होती है, कि गैस तत्वों के समान होती है। तो संकुलयोगों के अस्तित्व की व्याख्या करने के लिए सिडविक ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार लिगेंडों द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर बनाए गए उपशासनजीवी बंधनों की संख्या से केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाती है। यह संख्या अक्रिय गैस तत्वों के समान होती है। अब इसकी गणना के लिए जो हमारा सूत्र होता है, तो प्रभावी परमाणु क्रमांक, प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर होता है परमाणु क्रमांक जेड, जो हमारा वास्तव में तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणे लिगेंडों की संख्या, हम समन्वय संख्या भी कहते हैं, 2 गुणे समन्वय संख्या। ये हमारा फार्मूला होता है। जैसे K4FeCN6 में प्रभावी परमाणु क्रमांक, वही प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर, अब देखिए K4FeCN6 में हमारा केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, आयरन है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, Cn के ऊपर 1 माइनस होता है तो 6 माइनस हो गया, K4 1 प्लस होता है तो 4 हो गए, तो 4 और 6 माइनस 2 बचा, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इसके -2 होगा, प्लस 2 गुणे लिगेंडों की संख्या, लिगेंड हमारे Cn 6 हैं, तो Cn के 6 समूह हैं, तो ये हो जाएगा 6। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 26 से 2 निकल गया, तो ये बराबर हमारा हो जाएगा 26 से 2 निकल गया 24 प्लस 12 बराबर 36 के आ गई। इस तरह से K4FeCN6 में Fe का परमाणु क्रमांक, प्रभावी परमाणु क्रमांक 36 आया, जो लगभग क्रिप्टॉन के बराबर है, जो अक्रिय गैस तत्व क्रिप्टॉन के बराबर है। आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगला क्वेश्चन है Fe2 प्लस तथा Fe3 प्लस में कौन सा आयन अधिक अनचुंबकीय है तथा क्यों। अब देखिए Fe2 प्लस की बात करें तो Fe2 प्लस में हमारा जो परमाणु क्रमांक होगा वो Fe के लिए हमारा Fe का हमारा परमाणु क्रमांक होता है 26। Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 6 2 8 2 6 2 8 6 14 2 16 4 20 2 22 2 24 2 26, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। ठीक है, अब कह रहा है Fe2 प्लस का, तो Fe2 प्लस में जो हमारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो हमारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे संयोजी कोष के, तो ये हमारे 4 इलेक्ट्रॉन से माइनस हो जाएंगे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हमारे माइनस हो जाएंगे, तो हमारे हो जाएगा Fe2 प्लस का Fe प्लस प्लस, ये बचेगा हमारे 24, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे माइनस होंगे ये संयोजी कोष के ये इलेक्ट्रॉन, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 बचेगा। अब ये संयोजी कोष हमारा D है, डी में हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं। हुंस के अनुसार ऑर्बिटलों में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तो 3d के इलेक्ट्रॉन जैसे हम यहाँ भरेंगे,
3d के इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो हमारे होंगे वो 1 2 3 4, इसमें हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए 4। अब हमारा दूसरा है Fe3+ के लिए, तो Fe3+, अब इसके लिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक बचेगा 23। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो होगा 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इसमें निकलेंगे, 1 इसका निकलेगा, तो इसमें हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा तो बचेगा 3d5। अब इसके लिए अगर हम ऑर्बिटल को फिल करेंगे, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को दिखाएंगे, तो ये 3d के लिए हमारा बनेगा 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5। तो इसमें हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे हमारे 5। अब देखें इसमें 2+ में, Fe2+ में हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 आ रहे हैं और Fe3+ में हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 आ रहे हैं। तो इसमें कह रहा है Fe2+ और Fe3+ में कौन सा अधिक अनुचुंबकीय होगा, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वो ज़्यादा अनुचुंबकीय होता है। तो इसका कारण हो जाएगा, चूंकि Fe3+ में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा Fe2+ में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। चूंकि Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इसलिए Fe3+ अधिक अनुचुंबकीय है, तो ये पहला था है। और क्यों है, तो इसका कारण ये हो गया क्योंकि ये Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 है, उसमें 4 हैं, इसलिए Fe3+ अधिक अनुचुंबकीय है। दूसरा कह रहा है, इसका जो पहला पार्ट था, दूसरे पार्ट में कह रहा है, दूसरा पार्ट इसका है, दूसरा पार्ट यहाँ से कर देते हैं, Zn2+ लवण रंगहीन होते हैं जबकि Ni2+ लवण रंगीन होते हैं। तो Zn का जो हमारा परमाणु Zn जो होता है परमाणु क्रमांक हमारा होता है, Zn के लिए परमाणु क्रमांक हमारा होता है 30। Zn के लिए Z बराबर हमारा 30 होता है। Zn में Z बराबर 30 के, इसलिए Zn2+ के लिए हमारा ये बचेगा 28, ये हमारा बचेगा 28। अब 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, एस वाले इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। उसके बाद 3d में हमारे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और 3d में हमारे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, यहाँ बचा 28। ये हमारे 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ये 10। 30 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 होगा, जिसमें 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास बचेगा, जिसके लिए डी उपकोष के लिए इलेक्ट्रॉन अगर हम भरेंगे ऑर्बिटल में तो हमारा होगा 1 2 3 4 5। अब ये 5 हमारे ऑर्बिटल हो गए 3d के, तो 3d की ऑर्बिटलों को हम दिखाएंगे जिसमें हमारे 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं।
तो 1 2 3 4 5 हुंड्स के अनुसार ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरता है, उसके बाद भरने वाले इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होता है। 5 इलेक्ट्रॉन पहले डाउन स्पिन में भर गए, फिर अप में भरे, फिर डाउन में, तो 6 7 8 9 10, तो सारे इलेक्ट्रॉन इसमें युग्मित हैं। अब दूसरा देखते हैं Ni2 प्लस। Ni2 प्लस Ni, अब Ni में हमारा जो Z होता है वो 28 होता है। Ni का जो हमारा Z होता है वो 28 होता है। तो Ni निकिल का अपर जिंक 28 होता है। तो निकिल 2 प्लस, तो निकिल 2 प्लस ये हमारा बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो ये बचेगा 26 के लिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 28, तो 28 में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भर जाएंगे। 3d में 8 होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे 4s2 के निकल जाएंगे। इस तरह से हमारा जो 3d के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके लिए, तो 1 2 3 4 5। अब इसमें हमको भरना है 3d8 के लिए, तो 1 2 3 4 5 पहले हुंड्स के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं कक्षक में, फिर दूसरा 6 5 6, फिर 6 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए, 6 हो गए, ये 7 हो गए, ये 8 हो गए। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हैं। इसमें देखा जाए तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें 0 है, और इसमें देखा जाए तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 2 है, तो इसमें अयुग्मित 2 हैं। अब जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं वो रंगहीन लवण का निर्माण करते हैं, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रंगीन बनाते हैं। तो इसका कारण यह हो गया, लिखा है कि रंगीन होते हैं क्यों, तो इसका कारण यही है। तो उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि Zn2 प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, इसलिए यह रंगहीन होते हैं, इसलिए इनके लवण रंगहीन होते हैं, जबकि Ni प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इसलिए इनके लवण रंगीन होते हैं, तो आई होप समझ गए होंगे। इसमें कह रहा था Zn2 प्लस रंगहीन क्यों होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने देखा कि संयोजी कोष के कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर 0 है तो उनके लवण रंगीन होते हैं। अगर Ni2 प्लस का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जिसमें हमने देखा 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और जिसके कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं संयोजी कोष में, उनके लवण रंगीन होते हैं। तो ये इसका कारण था। आई होप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है हमारा एक कार्बनिक यौगिक ए में C 12%, H 6.6%, 6.66%, नाइट्रोजन हमारा 18.6% है, इसका अणुभार 75 है, इसके अपचयन से एक प्राथमिक एमीन B प्राप्त होता है। ए तथा बी की संरचना तथा नाम लिखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक कार्बनिक यौगिक, तो इसका हम पहले मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र, तो यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र की गणना, अब मूलानुपाती सूत्र की गणना हम करेंगे तो उसके लिए हम एक सारणी का निर्माण करेंगे जिसमें हमारा होगा पहला तत्व है, पहले लिखेंगे तत्व, तत्व के बाद हमारा आ जाएगा प्रतिशतता, 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 चलिए 60 में कर देते हैं, प्रतिशतता बटे परमाणु भार, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रतिशतता बटे परमाणु भार हमारा हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हमारा प्रतिशतता बटे परमाणु भार, फिर हमारा अगला हो जाएगा सरल अनुपात, सरल अनुपात, ये हमारी टेबल हो जाएगी जी। अब देखिए जिसमें हमारा पहला तत्व है कार्बन का, जिसकी प्रतिशतता है 32, तो ये 32 है और कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 12। फिर दूसरा है हाइड्रोजन, तो हमने लिख दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की प्रतिशतता है 6.66, इसका परमाणु भार होता है 1। तीसरा हमारा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसकी प्रतिशतता है 18.6 बटे नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14। उसके बाद शेष हमारा जो होगा वो ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन हमारा शेष होगा। अब ऑक्सीजन की हम गणना यहाँ कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए 100 से हम माइनस कर देंगे, कितना 100 से हम घटा देंगे 32 प्लस 6.66 प्लस 18.6, ये हम घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 100 माइनस ये 6 है, तो ये हमारा हो जाएगा 0.6, फिर 6 12, 6 12 नहीं, ये हमारा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 1 है, 6 हो जाएगा। फिर हमारा अगला हो जाएगा 6 12, 12 के हमारे हो जाएंगे 2, 12 के हमारे हो जाएंगे 2, हाथ आएगा 1, तो ये हो जाएगा 8, 8 1 9, 9 9 6, 9 6 15, 15 15 15 2 17, 17 के 7 हो जाएंगे, 17 के 7 हाथ आएगा 1 1, अब जोड़ 1, फिर 1 1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2, और ये 3, ये हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको हम घटा देंगे तो हमारा 10 से 26 जाए, इधर हाथ ले लिया हमने, तो ये बचेगा, ये हमारा बचेगा 4, यहाँ बचेगा 9, 9 से 2 घट जाएगा, 9 से 2 घटेगा, बचेगा 7, यहाँ बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा 9, 9 बचेगा, यहाँ पर यहाँ साल लाएंगे तो 9 बचेगा, 9 से 7 जाएगा, बचेगा 2, 2 हो जाएगा 2, फिर यहाँ हमारा बचेगा 9, 9 से 5 जाएगा, बचेगा 4, तो ये हमारा हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा, 42.26, 42.26, और ऑक्सीजन का हमारा होता है 16। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, 12 दूना 24, 24 24 6 30 2 32, 8 हो जाएगा, तो 8 हो गया। चलिए यहाँ से भाग दे लेते हैं जिससे गड़बड़ ना हो। तो 12 को हमने भाग कर लिया 32 से, 12 को 32 से भाग कर लिया, तो ये हमारा बना 12 दूना 24, ये हमारा हो गया
24 के, तो यहाँ बचा 12 से 4 गया 8 बचा, 8 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया तो 12 3 छठी 12 चौका 12 में 60, 12 छंग 72, 12 छंग 72 हो गया, फिर 8, फिर 12 छंग 72, 12 छंग 72, तो बस यही हमारा हो जाएगा 2.66 हो जाएगा। ये 1 से भाग करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, इतने रहेगा, इतना रहेगा। इसको हम भाग करेंगे, 14 को भाग कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 18.6 हो जाएगा। भाग करेंगे 14 51 14 हो जाएगा, 14 4 दशमलव लगा देंगे, 6 उतार देंगे तो 14 3 42, 42 4, फिर ये 1.33 आ जाएगा, 1.33 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे 16 को डिवाइड कर देंगे 42.26 से, 42.26 से 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 दूना 32, दशमलव लगाया, 2 उतार लिया, 16 छंग 96, 16 छंग 96 हो जाएगा। 12 6 गए 6 बचेगा, 12 6 गए 6 बचा, फिर यहाँ बचेगा 9, तो हमारा हो जाएगा 6, लगभग 6 बार फिर जाएगा, तो इसको हमने लिख दिया 2.66। अब इसको सबसे छोटे अनुपात से फिर भाग कर देंगे तो हो जाएगा 2.66 अपान 1.66, तो ये हमारा हो जाएगा 2 बार पूर्णांक में बनेगा, ये 6.66 है, 1.663 से भाग करेंगे तो ये हमारा बनेगा, दशमलव कट गया तो हमारा बनेगा 13 चौको 52, इसको भाग लें तो ये हमारा बनेगा 133 को भाग करेंगे 666 से तो हमारा हो जाएगा 13 5 65। अगर 5 बार ले जाएं, 5 बार ले जाएं तो 3 5 15 के 5, 13 5 65, 1 66, हाँ 5 बार चला जाएगा, ये 5 बार हो जाएगा। ये 1.33 को भाग करेंगे 1.33 से तो ये 1 हो जाएगा, 2.66 को भाग करेंगे 1.33 से तो ये भी हमारा 2 बार चला जाएगा। इस तरह से हमारा ये इनकी सरल अनुपात हमको एक ज्ञात हो गया, सरल अनुपात हमको ज्ञात हो जाता है। इससे हमारा मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। इसलिए मूलानुपाती सूत्र हमारा हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र हमारा हो जाएगा C, दूसरा है H, CHNO। देखिए C में आया 2 तो ये 2 हो जाएगा, H का 5 है 5 तो ये 5 हो जाएगा, N का 1 है अकेला रहेगा, O में 2 है तो ये हो जाएगा C2H5NO2। नाइट्रोएथेन हमको इसका मूलानुपाती सूत्र निकल आया। अब इसे मूलानुपाती सूत्र भार हम निकाल लेते हैं। मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 दूना 24 और हाइड्रोजन का 5 होगा, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूना 32 तो ये हो जाएगा हमारा 32। इसको सब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 75। अब n की गणना कर लेंगे तो n बराबर होता है हमारा अणुभार, ये होता है अणुभार बटे मूलानुपाती भार का होल ट्वाइस n, मतलब ये होता है। अब इसका हम लिखेंगे तो ये n का मान हो जाएगा 75 और वो भी अणुभार 75 और ये भी 75 आया। 75 से 75 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा बचेगा 1, तो n का मान 1 आया। इसलिए आणविक सूत्र जो होगा, इसलिए आणविक सूत्र बराबर हमारा हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र का होल ट्वाइस n, तो ये हो जाएगा C2H5NO2। n का मान आया 1 तो इसलिए हमारा सूत्र हो जाएगा C2H5NO2। ये हमारा आ गया C2H5NO2। तो इस तरह से नाइट्रोएथेन हमको आणविक सूत्र मिल गया। नाइट्रोएथेन हमारा आणविक सूत्र हो जाता है।
अब आगे क्या कहता है, इसके अपचयन से एक प्राथमिक एमीन बी प्राप्त होता है। इसका मतलब ये जो हमको मिला वो हमारा ए हो गया, ये हमारा ए हो गया। अब इसके अपचयन से प्राथमिक एमीन बी प्राप्त होता है। ए बी की संरचना था नाम लिखिए। अब देखिए इसकी क्रिया, इसका अपचयन हम करा देते हैं, तो अपचयन करा देते हैं तो देखिए C2H5NO2 का हमने अपचयन करा दिया। अपचयन जब करा देते हैं, अपचयन करा दिया हमने, तो हमने चलिए सोडियम ऑब्लिक C2H5 अल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन करा दिया, तो यहाँ NO2 ग्रुप हमारा NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए NO2 जो होता है हमारा डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O से जुड़ा होता है NO2। अब हम अपचयन कराते हैं तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूटता है, तो इसके साथ 2H जोड़ते हैं तो ये एक पानी बन जाता है और इस नाइट्रोजन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर अपचयन हम कराते हैं, फिर अपचयन कराते हैं तो इससे 2H जुड़ जाते हैं, ये पानी बन जाता है और इसकी पूर्ति के लिए यहाँ 2H जुड़ जाते हैं। इस तरह से नाइट्रो ग्रुप हमारा एमीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हमारा बन जाता है C2H5NH2 प्लस हमारे पानी बन जाते हैं, एक पानी क्या बना, दो अणु पानी बन जाते हैं, 2H2O हमारा पानी बन जाता है। यही हमारा यौगिक बी हो जाता है, ये यौगिक हमारा बी होगा। तो 4 2 6, इस तरह से हमको 6 ये चीज हो गए। तो इस तरह से हमारी समीकरण हो जाती है। इसके अपचयन से एक प्राथमिक एमीन बी प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमको ये एथिल एमीन हमको प्राप्त हो जाती है। ए तथा बी की संरचना तथा नाम लिखिए। अब देखिए ए यौगिक जो है, ए यौगिक हमारा क्या होगा, ये यौगिक हमारा जो है वो है नाइट्रोएथेन। ये हमारा है नाइट्रोएथेन है ये यौगिक, जिसकी संरचना होगी, इसकी संरचना होगी C, 2 C हैं, CHHHHN और डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये इसकी संरचना हो गई, इसका ये नाम हो गया। दूसरा जो B हमारा यौगिक है, B यौगिक, तो B यौगिक का हमारा नाम होगा एथिल एमीन। ये हमारा है, इसका नाम है एथिल एमीन, जिसकी संरचना होगी C, फिर C से 3 ये जुड़े हुए हैं, HHHNH। तो ये हमारा एथिलेमीन, तो ये हमारी आणविक संरचना हो गई एथिलेमीन की, ये हमारी संरचना हो गई, संरचना। तो एक हमारा नाम हो गया नाइट्रोएथेन, संरचना ये हो गई। इसी तरह से बी यौगिक का नाम हमारा हो गया एथिलेमीन और संरचना हमारी ये हो गई, ये हमारी संरचना हो गई। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन है, आई हो समझ गए होंगे। इस तरह का क्वेश्चन आता है जो आपका 5 नंबर का होगा। कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें, क्वेश्चन को नोट करते रहें, जिससे बोर्ड परीक्षा में के दिन देख करके जाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगला क्वेश्चन है हमारा बेंजल्डिहाइड से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे। बेंजल्डिहाइड से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो बेंजल्डिहाइड देखिए, पहला है बेंजल्डिहाइड से कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइक अम्ल। तो बेंजल्डिहाइड का हमारा सूत्र होता है C6H5CHO। अब इसका जब हम ऑक्सीकरण करा देते हैं, बेंजोइक अम्ल हमें प्राप्त करना है तो इसका हम ऑक्सीकरण करा देते हैं टालेंट अपकर्मक की उपस्थिति में। तो Ag2O के द्वारा इसका हमने ऑक्सीकरण करा दिया। Ag2O
से हमने टाले नवकर्मक से बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण जब हम करा देते हैं तो हमारा जो एल्डिहाइड समूह है वो क्या करता है, सिल्वर ऑक्साइड को सिल्वर में अपचाइड कर देता है। तो इस तरह से हमारा ये CHO में COOH में बदल जाएगा। तो हमारा हो जाएगा C6H5COOH बेंजोइक अम्ल मिल जाता है और हमारा Ag अलग हो जाता है। Ag के दोनों हमारे अवक्षेप के रूप में बाहर हो जाते हैं। इस तरह से हमको ये बेंजोइक अम्ल मिल जाता है। बेंजोइक अम्ल है हमारा बेंजोइक अम्ल। फिर दूसरा कन्वर्जन है हमारा बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एल्डिहाइड। तो देखिए बेंजल्डिहाइड से तो ये हमारा होगा C6H5CHO की क्रिया हम सिनेमिक एल्डिहाइड के लिए हम एस्टल्डिहाइड से करा देते हैं। एस्टल्डिहाइड हमारा होता है CH3CHO। अब इसके 2 H हम बाहर करके O से पानी निकाल लेते हैं तो हमारे बचता है तो हो जाएगा हमारा H2HC और CHO के रूप में इसको हम लिख देंगे। तो हमारा जो ये 2 H आगे आ जाएंगे तो इस तरह हमारा हो जाएगा H2। तो यहाँ एक H बचेगा तो ये बचेगा CH और ये हो जाएगा CHO। ये हमारा हो जाएगा CHO। ये तन NaOH की उपस्थिति में करा देते हैं। तन NaOH की उपस्थिति में जब करा देते हैं तो हमारा ये पानी निकल जाता है। ये पानी बन करके निकल हो जाता है। इस तरह से हमारा ये हो जाता है C6H5CH। O के निकलने से C की 2 वैलेंसी खाली हो जाती है जिसकी पूर्ति अगले C से हो जाती है C। फिर ये हो जाता है H और ये हो जाएगा CHO और प्लस एक और पानी बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पानी बन गया H2O निकल गया। इसी को हम कहते हैं सिनेमल्डिहाइड। इसी का नाम है सिनेमिक एल्डिहाइड। तो हमारा सिनेमिक एल्डिहाइड बनता है। तीसरा हमारा है हमको बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल बनाना है। तीसरा हमारा है C6H5CHO से हमको बनाना है सिनेमिक अम्ल बनाना है। तो इसकी क्रिया हम करा देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। इसकी क्रिया हम करा देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो हो जाएगा हमारा CH3CO का होल ट्वाइस O से क्रिया होल ट्वाइस O बन जाता है होल ट्वाइस O। और ये होती है क्रिया CH3COONA की उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करा देते हैं बेंजल्डिहाइड की तो हमारा ये बन जाता है। यहाँ से भी एक पानी निकल जाएगा तो ये हमारा हो जाता है C6H5CH फिर डबल बॉन्ड CHCOOH बेंजोइक अम्ल बन जाता है हमारा। और यहाँ पर माइनस हो करके हमारा एसिटिक अम्ल निकल जाता है CH3COOH हमारा बाहर हो जाता है। इसी को हम कह देते हैं सिनेमिक अम्ल। ये हमारा हो जाता है सिनेमिक अम्ल हमको प्राप्त हो जाता है। अगला हमारा कन्वर्जन है, चौथा कन्वर्जन हमारा है बेंजल्डिहाइड से बेंजोइल क्लोराइड। बेंजल्डिहाइड हमारा अगला होगा C6H5CHO का हम पहले करा देंगे ऑक्सीकरण वही टाले नवकर्मक की उपस्थिति में Ag2O के द्वारा ऑक्सीकरण करा देते हैं। तो ये हमारा बन जाता है बेंजोइक अम्ल। तो ये हमारा हो जाता है C6H5COOH ये हमको मिल जाता है बेंजोइक अम्ल। फिर इसकी क्रिया हम करा देते हैं PCl5 से करा देते हैं। तो PCl5 से करा देते हैं तो एक ClH से मिलकर के HCl बाहर हो जाता है और एक यहाँ से 2 Cl निकलते हैं। तो इस तरह से हमारा फास्फोरिल क्लोराइड भी बाहर हो जाता है। और यहाँ पर OH के निकलने से
OH के निकलने से एक हमारा Cl यहाँ पर जुड़ जाता है, तो ये हमारा हो जाता है C6H5COCl। इसे हम कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड, तो ये हमारा बन जाता है बेंजोइल क्लोराइड। तो इस तरह से हमको बेंजोइल क्लोराइड मिल जाता है। तो इस तरह से हमारे 4 ऑप्शन, बेंजल्डिहाइड से हमको बेंजोइक अम्ल मिल गया जिसकी पहली समीकरण, दूसरा बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल, ये दूसरी समीकरण, तीसरा बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल की समीकरण, चौथा बेंजल्डिहाइड से बेंजाइल क्लोराइड की चौथी समीकरण हमको प्राप्त हो जाती है। आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान हमको दिया गया है, का मान है 0.552। देखिए हमारा क्वेश्चन हमारा होगा 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। उन्नयन हमको निकालना है डेल्टा टी बी हमको ज्ञात करना है, डेल्टा टी बी ज्ञात करना है। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी की गणना करनी है। उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक जो हमको दिया है, के बी का मान हमको दिया गया है। के बी बराबर हमारा है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। हमारा डब्लू दिया है, स्मॉल डब्लू दिया है हमको 3 ग्राम। विलायक का भार हमारा कैपिटल डब्लू, ये हमको दिया गया है 100 ग्राम जल में घोला गया है 100 ग्राम। इस तरह से हमारे आंकड़े दिए गए हैं। अब देखिए, जब किसी अवाष्यशील पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो उसके अणुभार की गणना के लिए जो हमारा सूत्र होता है अणुभार के लिए, तो हमारा सूत्र होता है m बराबर 1000 गुणे KB गुणे स्मॉल w बटे डेल्टा TB गुणे कैपिटल W। ये हमारा फार्मूला होता है। अब हमें यहाँ पर निकालना है डेल्टा KB, इसको पक्षांतित करते हैं तो हमारा हो जाएगा डेल्टा TB बराबर, ये m पक्षांतित होकर यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 1000 गुणे KB गुणे स्मॉल w बटे स्मॉल m और भार होगा गुणे कैपिटल W विलायक का भार होगा। अब देखिए, जो हमारा यूरिया होता है, यूरिया दिया है, यूरिया का सूत्र हमारा होता है NH2CO N का 14 होता है, H का 2, C का 12, O का 16, N का 14, H का 2 पूरा जोड़ेंगे तो इसका अणुभार हमको मिल जाता है 60। इस तरह से दिए हुए मान हम रख देते हैं तो ये हमारा मान हो जाएगा 1000 गुणे KB हमको दिया गया है 0.52 गुणे स्मॉल w 3 ग्राम है यूरिया बटे इस m अणुभार हमको निकाल लिया है 60 हो जाएगा, अणुभार हमारा 60 हो जाएगा गुणे कैपिटल W हमारा जल दिया है 100 ग्राम। अब इस तरह से इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए, हल करने पे हमारा हो जाएगा 2 0 और 3 0 से हमारे तीनों 0 कट गए। 3 एकन्ना 3 और 3 दूनी 6, 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे बचेगा 0.52 बटे 2 जो हमारा डेल्टा TB होगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.2 दूना 4, 1 बचा 2 6 12, तो इस तरह से 0.26 ये हमारा हो जाएगा। क्या कहते हैं, ये हमारा हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन हमारा 0.26 हो जाएगा। यही हमको याद करना था। आई होप समझ गए होंगे।
तो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। फिर अगले नए वीडियो में क्वेश्चन को कॉपी में नोट जरूर करते रहें, जिससे परीक्षा में आपको इसकी मदद मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों में भी शेयर करें। धन्यवाद।